So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। अपने प्रीवियस क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, जो जो चीज़ें सीखी थी, उनको ही करेंगे कंटिन्यू और सीखेंगे कुछ नई बातों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रकाश के परावर्तन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक डिस्पर्जन यानी विक्षेपण। जहाँ हमने देखा था कि किसी हमने कांच के प्रिज्म लिया था, एक है ना। प्रिज्म हमको कैसा दिखता है, सामने से ऐसा दिखता है, बट होता कैसा है, होता ऐसा है, ये देखिए, है ना। तो इसका सामने से अगर देखेंगे तो हमको एक ट्रायंगल दिखेगा। तो हमने देखा था जब इससे श्वेत प्रकाश की किरण जो है गुजरती है तो ये अपने 7 रंगों में टूट जाती है, 7 वर्णों में टूट जाती है, जिनका क्रम जो है कुछ इस प्रकार से होता है। इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, जिसे हम याद रखते हैं विबग्योर बोल के। ठीक है। तो ये था हमारा प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आप समझिए, हम जो है इस श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के आधार पर जो प्रकृति है उसकी कौन सी घटना को समझ सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं इंद्रधनुष के बनने को। हम क्या समझ सकते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता होगा। तो हेडिंग डालेंगे इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है किसकी, रेनबो। रेनबो की फॉर्मेशन के लिए देखो, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से इधर से श्वेत प्रकाश जाएगा और इधर से आएगा क्या, जो वीव क्योर है वो आएगी, वो वाली लाइट आएगी। अब ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। ये है पानी की बूंद, ये क्या है, पानी की बूंद। ठीक है। ये बूंद में इधर से गई सूर्य का प्रकाश और इधर से आया वीव क्योर। बस सेम कहानी हो गई, है ना। सेम कहानी हो गई, बस यहाँ पर प्रिज्म की जगह कौन आ गई, पानी की बूंद, और इधर से श्वेत प्रकाश की जगह कौन आ गया, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या बन गया, हमको विबग्योर दिख गया, इंद्रधनुष दिख गया। तो होता सेम है। जब बारिश के बाद क्या रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में यानी वायुमंडल में कुछ प्रकाश की, कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं। तो क्या होता है, ये काफी सारी पानी की बूंदें होती है, तो जो कि हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर ही अटक जाती है हवा में। तो सूर्य का प्रकाश जब इनसे होकर के गुजरता है तो वो 7 वर्णों में टूट जाता है, हमको विबग्योर दिखाई देता है, यानी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इतनी सी कहानी होती है। मतलब जिस तरीके से प्रिज्म से 7 रंग टूटते हैं, वैसे ही पानी की बूंद से जो है वो हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है। इंद्रधनुष की एक कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट्स, कि आपकी जो पीठ है, अगर सपोज आप ये हैं और आप मुंह इस तरफ खड़े करके बैठे हैं, आपका मुंह इस तरफ है और इस तरफ आपकी पीठ है, तो सूरज जो है आपकी पीठ पर होना चाहिए, तो आपको सामने की तरफ जो है इंद्रधनुष दिखेगा। बात ध्यान देना, जब सूरज, हर किसी को थोड़ा ना दिखेगा इंद्रधनुष, है ना। जब इंद्रधनुष आता है हर किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिनके पीठ की तरफ सूरज हो, तो उनको मुंह के सामने जो है इंद्रधनुष दिखेगा। बात समझ में आई। तो इंद्रधनुष का बनने का एक ये लॉजिक भी है। और कैसे बनता है, हमने देखा प्रकाश के विक्षेपण की घटना पर ये आधारित होते हैं, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर ये बेस्ड होते हैं। लिखेंगे इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में
दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, होता क्या है इसमें, लिखेंगे जल की सूक्ष्म बूंदें जल की सूक्ष्म बूंदें इसकी तरह काम करती हैं, छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। भांति कार्य, जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सूर्य की के प्रकाश को अपवर्तित, विक्षेपित और आंतरिक परावर्तित करने के पश्चात पुनः अपवर्तित करती है। समझे आप? पहले जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है एक बूंद के अंदर जाएगा वो अपवर्तित होगा, फिर वो 7 रंगों में विक्षेपित होगा। बूंद के अंदर उसका आंतरिक परावर्तन भी होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, और उसके बाद जब वो बाहर निकलेगी तो पूरा अपवर्तन भी होगा बूंद से बाहर। तो हमको क्या याद रखना है कि जो हमको इंद्रधनुष दिखता है वो सिर्फ अपवर्तन नहीं, आंतरिक परावर्तन के कारण भी दिखता है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण भी दिखता है। और हो तो इंद्रधनुष प्रेक्षक आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें उनको क्या दिखेंगे, ये 7 वर्ण दिखेंगे, 7 कलर्स दिखेंगे, विबग्योर दिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे और ये आप जरूर लिख के आएंगे। अगर इंद्रधनुष का बनना आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। जो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनको आप जरूर वहां पर मेंशन करके आना, नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो कि क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इसके आधार पर हम लोग पहले वायुमंडलीय अपवर्तन को समझते हैं। 2-3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो वायुमंडलीय अपवर्तन को समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है गर्म वायु, जो कि वार्म एयर होती है। जो गर्म वायु होती है
वो ठंडी वायु यानी कि कोल्ड एयर, कूल एयर की गर्म वायु जो है ठंडी वायु की तुलना में हल्की, लाइट या कम सघन, रेयरर होती है। क्या बोला? गर्म वायु रेयरर होगी ठंडी वायु से ज्यादा। ठीक है, हल्की होती है मतलब गर्म वायु हल्की होगी और ठंडी वायु भारी होगी। फिर से गर्म वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठंडी वायु यानी कूल एयर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। क्या बोला? गर्म वायु हल्की होगी, ठंडी वायु भारी होगी। अपवर्तनांक किसका कम होगा? गर्म वायु का। ज्यादा किसका होगा? ठंडी वायु का। अब बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन का। तो वायुमंडलीय अपवर्तन देखिए, माध्यम यानी मीडियम, वायु क्या है? एक मीडियम है डियर स्टूडेंट। अब मीडियम देखो आप, वायु है और वायु में आपको क्या दिखेगा? वायु में आपको दिखेगा कहीं पर वायु हल्की है, कहीं पर भारी है, कहीं पर वायु का अपवर्तनांक कम है, कहीं पर ज्यादा है ना। अगर पूरी वायु का अपवर्तनांक एक जैसा होता तो हम बोलते, लेकिन पूरी वायु का अपवर्तनांक एक जैसा रहेगा नहीं, क्योंकि कहीं पर गर्म वायु रहेगी, कहीं पर ठंडी वायु, कहीं पर अपवर्तनांक ज्यादा, कहीं पर अपवर्तनांक कम। अब होगा क्या? जब इससे होकर के प्रकाश दिखेगा, जब इससे होकर के हम कोई वस्तु को देखेंगे, वायु से होकर के किसी वस्तु को देखेंगे, तो हमको क्या दिखेगी? वायु की जो वस्तु दिखेगी उसकी आभासी स्थिति हमको प्रतीत होगी। ठीक है, जो उसकी आभासी स्थिति है वो हमको दिखेगी और वो चेंज होती रहेगी। वो क्या होती रहती है? परिवर्तित। क्योंकि वायु का अपवर्तनांक आप देख रहे हैं वो चेंज होते रहता है ना। कभी गर्म वायु ऊपर, कभी ठंडी वायु नीचे, है ना। तो गर्म वायु ऊपर उठती रहती है, ठंडी वायु नीचे आती रहती है। तो अपवर्तनांक में आप क्या देख रहे हैं? चेंज होते रहता है। इसी वजह से जो हमको वस्तु की आभासी स्थिति दिखती है उसमें भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या देखने को मिलता है कि जो इस तरीके की घटना होती है उसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्यम में माध्यम की भौतिक अवस्थाएं हिरना फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन स्टेबल ना होने के कारण वस्तु की आभासी स्थिति यानी कि वर्चुअल पोजीशन का परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। जब वायु की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माध्यम की जगह वायु लिख लेते हैं, तो इसे वायुमंडलीय अपवर्तन हम कह लेंगे।
वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की डेफिनेशन। चलिए, तो इसके बेसिस पर किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन के बेसिस पर हम वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की कुछ घटनाओं को समझ सकते हैं। अगर हमें ये समझ में आ गई ये बात, तो हम वायुमंडल की कुछ घटनाओं को समझ सकते हैं। तो इसके आधार पर हम दो बातों को समझ सकते हैं जो आपके सिलेबस में लिखी गई है। नंबर 1, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, पहला तो ये होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। तो अग्रिम सूर्योदय मतलब सूरज का उगने से पहले ही हमको सूर्योदय दिख जाता है, और विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त होने के बाद भी हमको सूरज दिखना, ये विलंबित सूर्यास्त कहलाता है। तो ये जो घटनाएं यहाँ पर लिखी गई है ये वायुमंडलीय के अपवर्तन से जो है संबंधित है, ठीक है, और इनका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो है वायुमंडल के अपवर्तनांक पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप जानते हैं तारे जो है पृथ्वी से काफी दूरी पर है। तारे जो है पृथ्वी से वो क्या है, काफी दूरी पर, काफी डिस्टेंस पर। अब क्योंकि ये काफी डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में क्या है, मीडियम है, जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। अब ये वायु जो है कहीं पर क्या होगी, हल्की होगी, कहीं पर क्या होगी, भारी होगी, कहीं पर हल्की होगी, कहीं पर भारी होगी। मतलब कहीं पर रेयरर होगा तो कहीं पर डेंसर होगा। मतलब अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, है ना। तो इसका मतलब हमको जो प्रकाश हमारी आंखों में आएगा उसकी आभासी स्थिति में क्या दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा। अभी पढ़ा था ना, अगर कहीं पर चेंज होगा तो वहां पर क्या होगा, हमको जो वर्चुअल पोजीशन होगी, जो इमेज होगी वो हमको चेंज होती हुई दिखेगी। इसी कारण से आप जो तारे की स्थिति जो है हमको चेंज होने के कारण, तो हमारे आंख में कई बार क्या होता है, ज्यादा प्रकाश पड़ता है तारे का, कई बार कम प्रकाश पड़ता है, तो जिसे हम तारे का टिमटिमाना कहते हैं, जिसे हम तारे का क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। ग्रहों के साथ ऐसा होता है, ग्रहों के साथ जो है प्रकाश जो है हमारी आंख में एक कांस्टेंट अमाउंट में पहुंचता है, ठीक है, जिस पर कि वायुमंडलीय अपवर्तन का कुछ ज्यादा खासा प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी आंखों में एक निश्चित मात्रा का प्रकाश जो है पड़ते रहता है, तो हमें जो है ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, ठीक है ना। तारे हमें इसीलिए टिमटिमाते हुए दिखते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इनसे जो आने वाला प्रकाश होता है वो उसकी मात्रा में जो है कमी और वृद्धि होते रहती है टाइम के साथ, ठीक है। और इसके साथ ही साथ तारों से आने वाली जो प्रकाश किरणों का पथ है वो भी परिवर्तित होता रहता है। तो हमको क्या दिखता है, तारे से जो प्रकाश हमारी आंखों में आएगा वो कम ज्यादा हमको दिखता रहेगा, इस वजह से तारा हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की बात बताएं तो हमने ये देखा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में है वो सीधा ना आकर के मुड़ जाता है। अब सपोज सूरज यहाँ होगा, हम यहाँ खड़े हैं, ये अर्थ है, तो हमको टेक्निकली इससे नीचे का नहीं दिखना चाहिए क्योंकि पृथ्वी इससे नीचे का नहीं दिखेगा, इससे ऊपर का दिखेगा। लेकिन प्रकाश किरण ऐसे थोड़ा ना आ रही है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये ऐसे आ रही है हमारी आंख में। तो हमको सूर्य उदय यहाँ होना है लेकिन हमको यहाँ का सूरज भी दिख गया, तो इसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। ऐसे ही होता है विलंबित सूर्यास्त, ऐसे ही क्या होता है, विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त में क्या होगा, सूरज जो है यहाँ से उग के यहाँ चला गया, डूब के यहाँ चला गया। अब ये क्षैतिज है, मतलब यहाँ से हमको नीचे दिखना नहीं चाहिए, है ना, ये एक लाइन है जहाँ से नीचे हमको दिखना नहीं चाहिए पृथ्वी पर, लेकिन हमको क्या दिखता है, यहाँ पर भी सूरज दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश कर जाएगा और हमको फिर भी सूरज जो है दिखता रहेगा। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक जो है हमको सूरज दिखता रहता है। अग्रिम सूर्योदय में सूर्योदय के 2 मिनट पहले हमको सूरज दिख जाता है और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको जो सूर्यास्त दिखता रहता है, सनसेट दिखता रहता है। तो ये जो कुछ फिनोमिना है डियर स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी आपसे करूं कि सूर्य हमको क्या देखने को मिलती है, जो इसका चक्रिका है, मतलब जो हमको जो सन के चारों तरफ जो एक सर्कल टाइप का, एक डिस्क टाइप के बन गया,
वो हमको पूरा फ्लैट दिखता है, ऐसे दिखता है कि जैसे ऐसे दिखता है सन जो है, पूरा जो है एक रोटी टाइप का दिखता है, एक फ्लैट एक डिस्क टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इसी फिनोमेना के कारण दिखता है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगे, साथ ही साथ आपने इन्हें नोट डाउन किया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।